गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, हम इंडियन ज्योग्राफी के मेगा सीरीज के तहत हम भारत के भूगोल को एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ रहे हैं और जिसके तहत हमने एक उद्देश्य रखा है कि हम भारत के भूगोल का सिलेबस 90% सिलेबस हम मात्र आपके इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से कर सकें। उसी के तहत साथियों हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यानी 5 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और यह जो हमारी क्लास हैं यह 6ठी क्लास है। तो साथियों, क्लास शुरू होने से पहले मेरे जो नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है यह यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्जाम होती हैं उन सभी की परीक्षाएं बड़ी ही गुणवत्ता के साथ करवाता है। इसीलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और याद रहे आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो साथियों आपको हमारे शिक्षा ओशन के कोई नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो सकेंगे, यानी कोई भी अगर क्लास अपलोड होती है, क्लास शुरू होती है या उससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी होती है तो आप लोगों को उसका ज्ञात नहीं होगा, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन की फेसबुक पर एक फेसबुक पेज है, उसकी लिंक आप सबको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही में साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप सभी लोगों को हमारे इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक प्राप्त होगी, जो कि आप उस पर जाके हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथियों, टेलीग्राम चैनल जो है जो कि आपके स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर हम आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का ब्लॉग है, उस ब्लॉग की लिंक भी आप सभी लोगों को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। उस ब्लॉग पर आप जरूर विजिट कीजिएगा। जब हमारे यह इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज समाप्त हो जाएगी तब आप लोगों को पूरी मेगा सीरीज का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपको इस ब्लॉग से प्राप्त होगा। ब्लॉग तथा टेलीग्राम चैनल से आपको यह पीडीएफ प्राप्त होगा। मेरे साथियों, हम भारतीय संविधान की मेगा सीरीज को समाप्त कर चुके हैं और उसके सारे पीडीएफ आप सभी लोगों को हमारे ब्लॉग से प्राप्त हो जाएंगे, तो आप एक बार जरूर हमारे ब्लॉग का विजिट कीजिएगा। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की से चलने से पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करो और क्लास को शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं हमारे आज के सेशन यानी आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ, और इस पूरी मेगा सीरीज का यह क्वेश्चन क्रमांक है 101वां। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ध्यान पूर्वक आप सभी लोग क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप सभी लोगों को उत्तर पता हो तो आप उत्तर भी दीजिएगा। अगर कल की क्लास हम देखें तो कल की क्लास में आप सभी लोगों ने उत्तर देने का प्रयास किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की क्लास में भी आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे, किंतु मेरे साथियों आप सभी लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन आने वाले स्टूडेंट की संख्या अभी भी कम है और हम इस संख्या को बढ़ाना चाहते हैं और आप संख्या को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। तो ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन होने चाहिए, इसलिए आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। प्रश्न हमारा ये है, इलायची की पहाड़ियाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सी पहाड़ियां? इलायची की पहाड़ियां। अब इससे संबंधित कुछ कथन हैं, उन कथनों के बारे में हमें विचार करना है। पहला कथन, यह पश्चिमी घाट में स्थित है। दूसरा जो कथन है वह कहता है यह केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। तीसरा, यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। अब इन 3 कथनों में से अब हमें यह देखना है कि यह तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब हमें यह ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें इलायची की पहाड़ियों के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सभी के सामने बहुत सारे तथ्य रखने वाला हूं। देखो साथियों, इलायची की जो पहाड़ियां हैं ये बिल्कुल सही है कि आपके भारत के पश्चिम में स्थित है, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम यानी पश्चिमी घाट में स्थित है। तो इस अनुसार से आपका जो पहला जो कथन है, यह पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि आपकी इलायची की पहाड़ियां पश्चिमी घाट पर स्थित है। अगर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिया जाए कि इलायची की पहाड़ियां भारत में कहां स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक साथियों,
दूसरे कथन पर हम चलते हैं। यह जो इलायची की पहाड़ियां हैं यह केरल और तमिलनाडु के बीच की सीमा का निर्धारण करती हैं, यानी इन दोनों राज्यों के बीच की सीमा पर स्थित हैं। साथियों बिल्कुल सही है। अगर हम इसके पश्चिमी घाट पर इन जो आपके इलायची की पहाड़ियां हैं अगर उनको हम ध्यानपूर्वक देखें, उनकी लोकेशंस को हम देखें, तो साथियों ये बिल्कुल सही है कि केरल और तमिलनाडु जो है इन दोनों जो राज्य हैं इन दोनों की सीमा का निर्धारण आपकी यह इलायची की पहाड़ियां कर रही हैं, यानी दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा कथन, यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। नहीं साथियों, यह जो पहाड़ियां हैं यह आपके विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, तो तीसरा कथन आपका असत्य हो गया। ठीक है, तो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा था कि एलआईसी की पहाड़ियों पर विचार करना है और फिर हमसे कहा गया कि कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 कथन आपका बिल्कुल सही है। अगर हम हमारे ऑप्शन की तरफ चले तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें केवल 1 और 2 आपका ऑप्शन आ रहा है। ठीक मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 101 का सही उत्तर हो गया आपका केवल 1 और 2 यानी बी वाला। ठीक है, अब एलआईसी की पहाड़ियों से संबंधित आप कुछ और भी तथ्य मेरे से सुनिए। देखिए साथियों, एलआईसी की जो पहाड़ी है यह पश्चिमी घाट पर केरल और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। ठीक है, ये जो पहाड़ियां हैं इस पहाड़ी पर इलायची, मिर्ची और कॉफी की खेती होती है। इस पहाड़ी पर इलायची, मिर्ची और कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये एक आपके नेचुरली बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग घूमने के लिए जाते भी हैं और यहाँ पर बड़े बड़े बागान आपके इलायची के मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ पर मिर्ची के मिलेंगे और आपको कॉफी के बागान भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। तो इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं यह मसालों के लिए प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं। ठीक मेरे साथियों, अब चले हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 102। प्रश्न क्रमांक 102, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। मेरे साथियों बहुत सरल प्रश्न हमसे पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे देखा जाए तो है तो बहुत इजी क्वेश्चन, किंतु इंडियन ज्योग्राफी की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं तो आप लोगों के लिए तो यह क्वेश्चन बहुत इजी है, किंतु अगर कोई गुजरात से संबंध रखता हो या कोई उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हो या हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हो और वह इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपका टफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे जो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। तो मेरे साथियों इसका सही जो उत्तर है, सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा दोस्तों साथियों, उज्जैन इसका सही उत्तर है। ठीक साथियों, आप सभी लोग भी ऑप्शन मतलब कि अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, चले अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की अगर हम चलते हैं तो अगला प्रश्न हमसे ये कहता है कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है। मेरे साथियों इस क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले आपसे थोड़ी सी दूसरी ओर चर्चा में कर लूँ। मेरे साथियों आप सबकी डिमांड पर हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज की क्लासेस शुरू करने का विचार किया है और इसके बारे में मैं कुछ दिन से कुछ क्लासेस से मैं आपको बताता ही आ रहा हूँ। ठीक है, और आज शाम 8 बजे से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की MCQs की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो रात 8 बजे आप सभी लोग वापस से शिक्षा ओशन के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आइएगा, जहां पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास को पढ़ेंगे। अब आपको 2 मिनट में आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की यह क्लास आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो सुनिएगा साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्लास स्पेशली आपके सारे परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। दूसरी बात, भारतीय अर्थव्यवस्था की इस क्लास में हमने जो आपके कंसेप्ट से भरे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको और फैक्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन उनको, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन तथा बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, सब क्वेश्चनों का एक संग्रह तैयार किया है जिनकी संख्या 300 से भी ज्यादा है। इसीलिए आप सबके लिए ये जो मेगा सीरीज है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है
और इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको मात्र एमसीक्यूज के माध्यम से इकोनॉमिक्स पढ़ा दूं। ठीक है, तो आप जरूर 8 बजे ऑनलाइन आइएगा, अपने मित्रों को भी बोलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड वहाँ पर आप इकट्ठा हो तो मुझे अच्छा लगेगा। चले अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 103 पर। 103 पर हम चर्चा कर रहे थे। तो 103 हमसे ये कह रहा है कि चंबल नदी निम्नलिखित में से आपके किस राज्य में नहीं बहती है, हमसे ये कह रहा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो मेरे साथियों, अगर आपको ये ज्ञात हो कि जो चंबल नदी है, यह चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर मध्य प्रदेश से निकलने के पश्चात यह जो चंबल नदी है, यह चंबल नदी आपके राजस्थान में पहुंचती है। राजस्थान में पहुंचने के बाद यह जो चंबल नदी है, यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद यह राजस्थान जाती है, राजस्थान से फिर यह उत्तर प्रदेश चली जाती है, और उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यह यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, यानी चंबल नदी जो है यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, अब गुजरात में यह नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है, किंतु गुजरात में नहीं बहती हैं। तो प्रश्न क्रमांक 103 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक मेरे साथियों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 104। प्रश्न क्रमांक 104, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? यानी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई अपनों को निकालनी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को की तट रेखा के बारे में बताऊंगा, किंतु आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि भारत की थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। आप सभी को कमेंट्स में मुझे बताना है कि भारत की जो थल सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक साथियों, तो हमसे पूछा गया ऑप्शन में 5517 किलोमीटर, बी वाला ऑप्शन है 7517 किलोमीटर, सी वाला 6518 किलोमीटर, 7218 किलोमीटर। तो मेरे साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिला दिया जाए तो भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई अगर हम देखें तो साथियों वह हो जाएगी 7517 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा आपके जो तटीय रेखा है वह किस राज्य की है, आपसे ये प्रश्न भी तो पूछा जाता है ना कि वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो साथियों वह राज्य है गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है, ये याद रखिएगा। ठीक है मेरे साथियों, अब चलें अगले प्रश्न की तरफ। अब अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले जिन साथियों ने अभी तक शिक्षा ओशन की इस क्लास को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। और साथियों, अगर आप सभी लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो शिक्षा ओशन को पहली चीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है उसको जरा प्रेस कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 105। प्रश्न क्रमांक 105, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? यानी वह कौन सी नदी है जिस नदी से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है सरहिंद नहर। जरा इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने कल की क्लास में उत्तर देने के प्रयास किए थे मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की क्लास में भी आप सभी लोग इसी प्रकार से जोश से भरे हुए उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन है सतलुज, रावी, व्यास या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहर का नाम है सरहिंद नहर। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है कि व्यास नदी हो सकती है, क्या रावी नदी हो सकती है, या सतलुज नदी हो सकती है? कौन सी नदी आपके नदी है जिस पर आपके सरहिंद नहर स्थित है? तो अगर 105 प्रश्न के उत्तर पर हम चलें और उस नदी को हम निकालें तो वह नदी है आपकी सतलुज नदी। कौन सी नदी साथियों? सतलुज नदी। इस सतलुज नदी पर ही आपके एक नहर निकाली गई है जिस नहर का नाम है आपका सरहिंद नहर। ठीक है, अगर इस सरहिंद नहर के बारे में बात करें तो यह सरहिंद नहर जो है, यह सरहिंद नहर स्थित है पंजाब में। याद रखिए कहां पर स्थित है?
पंजाब में यह नहर स्थित है। ठीक है, इस नहर का जो पानी है, इस नहर का पानी का उपयोग पंजाब करता है, जबकि इसके निर्माण की अगर अपन बात करें तो इसका निर्माण किया गया था 1882 में, यानी अंग्रेजों के ज़माने की यह नहर है। 1882 में यह नहर का निर्माण किया गया था। और सिंधु नदी के सबसे पुराने नहरों में से एक नहर आपके सरहिंद नहर भी है, जो निकाली गई है सतलुज से, स्थित है पंजाब में, और इसका निर्माण हुआ था 1882 को। ठीक मेरे साथियों, तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन से संबंधित कुछ अदर जानकारियां भी देता हूं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और हमारा जो उद्देश्य था 90% सिलेबस कवर करने का, वह सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, आप लोगों को करना कुछ नहीं, आप लोगों को क्लास में पेन और कॉपी लेकर बैठना है। ठीक है, आप जब भी ऑनलाइन क्लास लो तब आप लोगों को पेन और कॉपी लेना है। जब भी मैं कोई चीज़ बताऊं, फैक्ट बताऊं, तो आप लोगों को तुरंत उसे नोट कर लेना है। ठीक मेरे साथियों, चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने साथियों, प्रश्न क्रमांक 106। प्रश्न क्रमांक 106 आप लोगों से ये कह रहा है कि भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ता है। यानी आप लोगों को पता है साथियों कि भारत की स्थलीय सीमा म्यांमार से लगती है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब सीमा लग रही है तो दोनों देशों के बीच में एक रोड कनेक्टिविटी भी होगी। अब रोड कनेक्टिविटी है तो वह किसी न किसी राज्य से जुड़ रही होगी या गुजर रही होगी। ठीक है, तो अब वो जो रोड कनेक्टिविटी है, उस रोड का नाम है भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड। ये याद रखिएगा, कौन सा रोड है? फ्रेंडशिप रोड। अब हमसे ये पूछा जा रहा है वो कौन सा राज्य है। ऑप्शन के रूप में अगर हम देखें तो असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। ठीक है, ये आपके जो चारों राज्य हैं, ये चारों राज्य नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। ठीक है, अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि इनमें से वो राज्य कौन सा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो राज्य असम है या मणिपुर है, मेघालय है या नागालैंड है? कौन सा राज्य हो सकता है? तो अगर हम बात करें साथियों उस राज्य की, तो वह राज्य है आपका मणिपुर। कौन सा राज्य है? मणिपुर। ठीक है, अगर हम इस पूरे रोड की अगर अपन बात करें तो इस रोड की लंबाई है साथियों 160 किलोमीटर। फैक्ट बता रहा हूं मैं साथियों, एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। ठीक है, 160 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है इस रोड की। ठीक है, ये जो रोड है, ठीक है, यह रोड आपके म्यांमार से शुरू होता है और म्यांमार में एक जगह का नाम है तमु कलेवा से शुरू होता है। ठीक है, जो कि मणिपुर में एक स्थान है जिसका नाम है मोरेह। ठीक है, मोरेह। ठीक है, मोरेह तक यह जोड़ता है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह है 160 किलोमीटर। ठीक है मेरे साथियों, चलें हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 107। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन है रेशम कीट का पालन, ऑप्शन बी है कपड़ा उद्योग से संबंधित फसलें, ऑप्शन सी है वन विकास, और ऑप्शन डी है इमारती लकड़ी। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि सिल्वी कल्चर यह वैज्ञानिक पद्धति का नाम है, सिल्वी कल्चर। अब इसका संबंध किससे बताया गया है? ऑप्शन रेशम कीट पालन, कपड़ा उद्योग, वन विकास या इमारती लकड़ी। अब आप लोगों को मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, आप मुझे ऑप्शन मतलब कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं हम इस प्रश्न की तरफ। आप में से अधिकांश स्टूडेंट ने इसका उत्तर रेशम कीट पालन से लगाया है। ठीक है, आपका यह मानना है कि सर प्रश्न क्रमांक 107 में जो सिल्वी कल्चर शब्द है उस शब्द का प्रयोग रेशम कीट पालन के लिए किया जाता है, तो इस अनुसार इसका उत्तर ए वाला होगा। किंतु साथियों बड़े ही दुखद के साथ मुझे आपको सूचित करना होगा कि यह ऑप्शन गलत है।
रेशम कीट पालन के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, और सेरीकल्चर और सिल्वीकल्चर में अंतर है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो मेरे साथियों, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन विकास से। क्यों? क्योंकि सिल्वीकल्चर को हिंदी में कहा जाता है वनवर्धन। क्या कहा जाता है? वनवर्धन। ठीक है, सिल्वीकल्चर को हिंदी में कहा जाता है वनवर्धन। वन का मतलब तो जंगल हो गया, ठीक है। वर्धन का मतलब होता है बढ़ाना, यानी विकास। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है कि वनों को लगाना, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण पर व्यवहार रखने के जो सिद्धांत हैं उसे कहते हैं सिल्वीकल्चर। तो प्रश्न क्रमांक 107 में जो सिल्वीकल्चर शब्द है, यह शब्द प्रयोग में लाया जाता है वन विकास के लिए, इसलिए प्रश्न क्रमांक 107 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, याद रखिएगा सी वाला इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 108 पर। प्रश्न क्रमांक 108 की अगर अपन बात करें तो प्रश्न क्रमांक 108 ये कहता है कि सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? यानी आप लोगों को सबको ज्ञात है साथियों कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, ध्यानपूर्वक सुनो, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह है आपका मानसरोवर झील। ठीक है, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से आपके सिंधु नदी आपकी निकलती है। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरा ये बताओ कि मानसरोवर झील में भी सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? जी हाँ, मैं आप लोगों से ग्लेशियर पूछ रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनो और मुझे उत्तर दो। मैं ये कह रहा हूं कि सिंधु नदी जब मानसरोवर झील से निकलती है तो मानसरोवर झील में ग्लेशियर है जहां से वह निकलती हैं। ठीक है, तो उस ग्लेशियर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, तो सुनो साथियों, जब अब ये मानसरोवर झील से निकलती हैं तो उसका उद्गम स्थल हो गया, किंतु हमें यह प्रश्न में पर्वत श्रेणी पूछ ली है। यानी वो जो मानसरोवर झील है, यह मानसरोवर झील किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, और जहां पर वह पर्वत श्रेणी होगी, ठीक है, वही पर्वत श्रेणी आपके इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, हमसे पर्वत श्रेणी पूछा है ये, लेकिन ये तो दर्रा है, तो ए वाला तो हो नहीं सकता। फिर दक्षिण पूर्व कश्मीर, कैलाश श्रेणी का उत्तरी ढलान, या कैलाश श्रेणी का पूर्वी ढलान। तो आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताइएगा साथियों कि सिंधु नदी जो है यह किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? दक्षिण पूर्वी कश्मीर, कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान, या कैलाश श्रेणी की पूर्वी ढलान। तो मेरे साथियों, आपको मैं बता दूं कि आपकी जो सिंधु नदी है यह मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और कैलाश की जो यात्रा होती है, कैलाश की यात्रा के साथ साथ मानसरोवर की भी यात्रा होती है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ कैलाश पर्वत है उसी कैलाश पर्वत के निकट आपके मानसरोवर झील भी है। तो इसका मतलब कि सी और डी में से ही इसका कोई एक उत्तर होगा। यानी कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान में या तो इसका ये उत्तर हो सकता है या पूर्वी ढलान, इन दोनों में से ही इसका उत्तर होगा। तो मेरे साथियों, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कैलाश श्रेणी का जो उत्तरी ढलान है, इस उत्तरी ढलान पर आपका मानसरोवर झील स्थित है और वहीं से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, किंतु आप लोगों से जो मैंने प्रश्न पूछा है कि सिंधु नदी मानसरोवर झील में किस ग्लेशियर से निकलती हैं, तो मेरे साथियों आप सब लोगों को मैं बता दूं कि उस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग। क्या नाम है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से आपकी सिंधु नदी निकलती है। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 108 जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। अब चलेंगे प्रश्न क्रमांक 109 पर। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो चलिए जरा हम देखते हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो हम बात करें सतलुज नदी। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वह कहता है कि सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है। बी वाला, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है।
सी वाला झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती हैं। डी वाला चिनाब चंद्र और व्यास नदी के संगम से बनती है। अब 4 कथन में से कौन सा कथन गलत है उसका चुनाव हमें करना है। अगर आपको इसका उत्तर ज्ञात हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मुझे दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहली चीज हम बात करेंगे पहले ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन कहता है कि सतलुज नदी जो है मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। ये कथन बिल्कुल सही है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वह राक्षस ताल या राक्षस ताल ही है, यानी पहला कथन बिल्कुल सही है, किंतु हमसे पूछा गया है गलत कथन। दूसरा, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा, झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है, बात बिल्कुल सही है साथियों की झेलम जो नदी है ये कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग से निकलती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अब डी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। क्यों गलत है? इसमें कहा गया है कि चिनाब जो है चंद्र और व्यास नदी के संगम से निकलती है। तो मेरे साथियों आप लोगों को मैं चिनाब नदी का उद्गम स्थल जरा समझाता हूं, तो ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे साथियों हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, ठीक है, और दर्रे का यही साइन होता है जो मैं बना रहा हूं, ठीक है। इस दर्रे का नाम है बारालाचाला दर्रा। क्या नाम है? बारालाचाला दर्रा। अब बारालाचाला दर्रा के एक तरफ से नदी आती है चंद्र नदी। कौन सी नदी? चंद्र नदी। और दूसरी नदी आती है आपकी भागा नदी, ठीक है, चंद्र और भागा। अब चंद्र और भागा नदी दोनों मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा कहलाती है चंद्रभागा नदी, ठीक है। तो अब चंद्रभागा नदी जैसे ही हिमाचल प्रदेश से बाहर निकलती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की सीमा, तो यहां पर जब ये आ गई, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा चिनाब। क्या नाम हो जाएगा? चिनाब, ठीक है साथियों। यानी चिनाब नदी आपके हिमाचल प्रदेश, ये आपका हिमाचल प्रदेश में कहलाती है चंद्रभागा नदी, ठीक है। और चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल चंद्र और भागा दो आपके अलग धाराओं से मिलकर बनी है, ठीक है। जबकि इसमें क्या कहा गया कि चिनाब चंद्र और व्यास तो स्वयं दोस्तों एक नदी है जो कि व्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। व्यास की जगह भागा होना चाहिए था, किंतु व्यास लिख दिया, इसलिए आपका यह डी वाला कथन बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 109 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। किंतु इस प्रश्न से आपको अनेकों जानकारियां प्राप्त हुई, तो आप लोग याद रखिएगा कि चिनाब का दूसरा नाम चंद्रभागा नदी है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है, जिसकी 2 धाराएं चंद्र और भागा बारालाचाला दर्रे से निकली हैं, और जैसे हिमाचल प्रदेश से नदी निकल जाती है इसका नाम हो जाता है चिनाब, ठीक मेरे साथियों। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 110। प्रश्न क्रमांक 110, डक्कन दर्रा निम्नलिखित में से किस स्थान को अलग करता है? यानी डक्कन पास जो है, यह डक्कन पास या डक्कन चैनल, इसको चैनल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो डक्कन दर्रा या डक्कन पास या डक्कन चैनल निम्नलिखित में से किस स्थान को अलग करता है? ऑप्शन है रूटवेल्ड द्वीप व लिटिल अंडमान को, ऑप्शन है अंडमान व निकोबार को, ऑप्शन है उत्तरी व दक्षिणी अंडमान को, और ऑप्शन डी है दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान को। डक्कन दर्रा यानी डक्कन पास या डक्कन चैनल किन 2 चीजों को अलग करता है? तो मेरे साथियों ये याद रखिएगा कि डक्कन जो पास या चैनल है यह आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है, और यह अलग करता है रूटवेल्ड द्वीप व लिटिल अंडमान को, ठीक है। अब ये जो 2 द्वीप है, इन दोनों द्वीपों के बीच में एक समुद्र है, उस समुद्र को कहा गया है डक्कन पास, ठीक है, जिसकी चौड़ाई दोस्तों 48 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 48 किलोमीटर है। हुआ ये था साथियों कि ये दोनों द्वीप यानी लिटिल अंडमान और रूटवेल्ड जो द्वीप है, यह दोनों द्वीप एक समय में दोनों आपस में जुड़े हुए थे, किंतु आपकी समुद्र की लहरों ने इनको बीच में से काट दिया और एक पास बना दिया, एक चैनल बना दिया पानी के गुजरने का। और फिर उसके पश्चात दोस्तों रूटवेल्ड द्वीप अलग हो गया और लिटिल अंडमान अलग हो गया, इसीलिए उसे डक्कन दर्रे के नाम से हम जानते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 110 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, ठीक साथियों। चलें अगले प्रश्न की ओर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले
जिन साथियों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है वे लाइक करो और क्लास को शेयर करो। ठीक है, लाइक और शेयर तो साथियों इतनी मेहनत के बाद तो बनेगा। ठीक है, आप इतनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब तो वैसे भी लॉकडाउन बढ़ चुका है मेरे साथियों, 2 हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ गया है। कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट शाम को आई है। ठीक है, तो अब लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए भी बढ़ चुका है। तो आप घर में रहो, अब घर में हो तो कर कुछ नहीं रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को अंजाम दो। और पढ़ाई करने के लिए आप हमारे साथ शिक्षा ओशन के प्लेटफॉर्म पर जुड़ो और हमारे साथ पढ़ाई कीजिए। हम आप लोगों के लिए बहुत सारे प्लान लेके आए हैं। ठीक है, अभी तो हमारी सिर्फ शुरुआत है। अगर आपका सहयोग रहा तो एक के बाद एक आप सबके लिए प्लान लॉन्च होंगे। हम आपको निराश नहीं कर रहे। ठीक है ना साथियों, तो इस क्लास को लाइक करो, शेयर करो, अधिक मात्रा में बच्चों को ऑनलाइन लेके आओ। यार अच्छा नहीं लगता है 20-25 स्टूडेंट पढ़ते हैं, अच्छा नहीं लगता। अगर 50+ स्टूडेंट पढ़ते हैं तो क्लास में मज़ा आता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, शिक्षा ओशन को शेयर करो। आज शाम को 8 बजे से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास शुरू कर रहे हैं। उसमें आप बेइज्जती मत करवा देना कि 5-10 स्टूडेंट ऑनलाइन आए हैं बस इकोनॉमी पढ़ने के लिए। आप लोगों ने कहा कि सर हमें इकोनॉमी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है। इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए हमने इतने क्वेश्चन निकाले हैं, उसके बाद आप बहुत कम स्टूडेंट आओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आप कवर करके लेके आओ। ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट लाइव होंगे, ठीक है, तो पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक साथियों, तो चले अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 111। प्रश्न क्रमांक 111 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 111 हमसे कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था किस स्थान पर स्थित है। और यह जो प्रश्न है आपके अनेकों बार एसएससी में या रेलवे में प्रश्न पूछा गया है। और जो अदर स्टेट हैं जस्ट लाइक एमपी की बात कर ले या राजस्थान की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, यहाँ पर जो पुलिस की जो वैकेंसी होती है उन वैकेंसी में भी आपके ये प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था किस स्थान पर स्थित है। और आप में से बहुत सारे बच्चों को इसका उत्तर भी ज्ञात है, तो तुरंत इसका उत्तर दीजिए। क्या यह दिल्ली में है स्थित है, या लखनऊ में स्थित हैं, या गाजियाबाद में स्थित हैं। अब आप समझ ही गए होंगे साथियों कि यह देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक, अब चले हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 112। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है। ठीक है, यानी एक ऐसे जल के बारे में हमें बताना है, ठीक है, जो आपके भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं और मालदीव के भी पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो जरा हम एक मैप से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैप से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें तो भारत के दक्षिण पूर्व की हम जैसे कि हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर भारत के पेनिनसुला की, ये भारत का पेनिनसुला। ठीक है, और आपको पता है कि साथियों कि यहाँ पर है आपके लक्षद्वीप है। ठीक है, और इसके नीचे ही आपके यहाँ पर मालदीव है। ठीक है, अब हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वह कौन सा जल है जो भारत के दक्षिण पूर्व और मालदीव के भी पूर्व में स्थित है। तो आप सबको ज्ञात है कि साथियों ये जो लक्षद्वीप है यह भी भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो भारत का दक्षिण पूर्व कौन सा होगा? ये दक्षिण हो गया, और इसके पूर्व यानी ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा आपके मालदीव के पूर्व में भी आ रहा है। तो प्रश्न ये है कि यहां पर कौन सा जल स्रोत स्थित है। ऑप्शन है लक्षद्वीप सागर, ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन है पाक स्टेट, या ऑप्शन है मिनिकॉय। यहां पर कौन सा आपका सागर स्थित है? तो मेरे साथियों भारत के दक्षिण पूर्व में आपका दक्षिण पूर्व तथा मालदीव के पूर्व में आपका लक्षद्वीप सागर स्थित है। मन्नार की खाड़ी स्थित नहीं है। मन्नार की खाड़ी आपके यहां स्थित है साथियों। पाक स्टेट यहां स्थित है। मिनिकॉय एक द्वीप है, न कि आपका जल स्रोत है। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 112 का सही उत्तर ए वाला हो जाएगा, यानी लक्षद्वीप सागर हो जाएगा। ठीक साथियों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 113। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अमरावती जलाशय। ठीक है, जलाशय तालाब झील,
ठीक है। उस झील का नाम है अमरावती और कहा जा रहा है कि भाई साहब ये एक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है आपका साथियों इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन है मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन है पम्पदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तीन हमारे सामने राष्ट्रीय उद्यान है और एक हमसे कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेरे साथियों आपको मैं बता दूं कि जो आपका अमरावती जो जलाशय है, यह जलाशय पम्बदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान में नहीं है, नहीं मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान में है, यह आपका इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। अब प्रश्न हमारे सामने ये है कि सर ये इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो मेरे साथियों यह स्थित आपका तमिलनाडु में, किसमें? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है साथियों, इससे संबंधित एक तथ्य और आपको मैं बता रहा हूं तो ध्यानपूर्वक सुनना कि इंदिरा गांधी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसका नाम अब बदल दिया गया है। अब इसका नाम है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब इसका नाम क्या कर दिया? बदल दिया है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य से इसका नाम चेंज करके अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कर दिया गया है और इसी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में आपका स्थित है अमरावती जलाशय। ठीक साथियों, चले अब अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 114 पर। प्रश्न क्रमांक 114, गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है, यानी गुजरात के पास से कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाती है? ठीक है, यानी गुजरात के निकट से एक पर्वतमाला शुरू हो रही है जो महाराष्ट्र जाती है, फिर मध्य प्रदेश जाती है और फिर छत्तीसगढ़ में पहुंच जाती है। ऑप्शन है विंध्य श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, तोबा काकर श्रृंखला या सतपुड़ा श्रृंखला। तो मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 114 में अगर आप लोग चुनाव अरावली का कर रहे हो तो आप लोग बहुत गलत चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि यह पूर्व में नहीं चलती हैं, यह उत्तर में चलती हैं। आपके शुरू जरूर गुजरात से होती हैं और गुजरात से शुरू होकर यह राजस्थान जाती, राजस्थान हरियाणा और पहुंच जाती है आपके दिल्ली, और दिल्ली में कहलाती दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से। ठीक है, किंतु हमसे क्या कहा गया है कि गुजरात से शुरू होती है और पूर्व में चलती है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाती हैं। ऑप्शन है विंध्य श्रृंखला, तोबा काकर श्रृंखला या सतपुड़ा श्रृंखला। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा श्रृंखला। ठीक, इसका सही उत्तर है सतपुड़ा श्रृंखला, यानी प्रश्न क्रमांक 114 का उचित आंसर आपका सतपुड़ा श्रृंखला है। चले जी अब 115, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? निम्न में से ऐसा कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क है जो आपका सर्वाधिक मात्रा में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लेड। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर होगा बॉक्साइट, यानी आपका यह एक ऐसा एल्यूमिनियम अयस्क है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा? बॉक्साइट। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 115 का सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 116 पर। तमिलनाडु का जयन कोदम, ऑप्शन प्रश्न क्या है? तमिलनाडु का जयन कोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी एक जगह है, नाम है जयन कोदमा, जयन कोदम नामक एक जगह है। अब ये जगह स्थित है तमिलनाडु में। अब यह जो जगह है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बॉक्साइट, लिग्नाइट, कैल्साइट या मैग्नेसाइट। तो मेरे साथियों यह मैग्नेसाइट के लिए नहीं है, बॉक्साइट के लिए भी नहीं है, कैल्साइट के लिए भी नहीं है, जबकि सही उत्तर इसका लिग्नाइट है। लिग्नाइट इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 116 का सही उत्तर लिग्नाइट। ठीक साथियों, चले जाए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 117। प्रश्न क्रमांक 117 से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और एक बार फिर से मैं कह रहा हूं आज शाम को 8 बजे इकोनॉमी की क्लास है। आप सभी लोग जरूर ऑनलाइन आना और इकोनॉमी की क्लास को पढ़ना और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक साथियों, तो चले जी अब पढ़ते हैं हम 117वां क्वेश्चन। जोंग सोंग चोटी
ऑप्शन प्रश्न क्या है, जोंग सोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, कौन सी चोटी पूछा जा रहा है? जोंग सोंग चोटी। ऑप्शन के रूप में हमें सिक्किम दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, मणिपुर दिया हुआ है और नागालैंड दिया हुआ है। तो मेरे साथियों, अगर हम जोंग सोंग चोटी की बात करें तो यह जोंग सोंग चोटी की ऊंचाई 7,462 मीटर है, यानी बहुत ऊंची चोटी है, यानी यह हिमालय पर ही स्थित होगी। ठीक है, और इन सभी राज्यों में आपके हिमालय पर्वत स्थित हैं। तो साथियों, इसका सही उत्तर सिक्किम है, यानी सिक्किम में आपकी जोंग सोंग चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,462 मीटर है। ठीक साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 118, निम्नलिखित नदियों का अवलोकन कीजिए। मतलब हमारे सामने 4 नदियां दी हुई हैं, उन 4 नदियों का हमें अवलोकन करना है। ऑप्शन है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और गोदावरी नदी। ठीक है, ये 4 नदियां। प्रश्न हमसे ये कहा जा रहा है कि नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो चले जी, पहली चीज आप लोगों को मैं यहां बता दूं कि सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये 3 नदियां ऐसी हैं, ये तीनों नदियां अंतर्राष्ट्रीय नदियां कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय नदियां उन नदियों को कहा जाता है साथियों जो एक से अधिक देशों में बहती हैं, और गोदावरी नदी एक राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में निम्नलिखित नदियों का अवलोकन पूछा है, यानी आपके राष्ट्रीय, यानी ये नहीं कहा गया है कि भारत में, ये कहा गया है कि इन नदियों का अवलोकन करना, यानी हमें इनका अवलोकन इनकी शुरुआत से अंत तक करना है। ठीक है, हमें सारे देशों में बहने वाली जो बहती हुई जो नदी है उसके पूरे क्षेत्रफल को गिनना है। ठीक है, तो साथियों, अब इसके पूरा अवलोकन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई लगभग 3,610 किलोमीटर, यानी 3,610 इसकी लंबाई है। ठीक है, फिर उसके पश्चात ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की लगभग लंबाई है 2,900 किलोमीटर। ठीक, फिर अगर गंगा की हम बात करें तो गंगा की लंबाई है लगभग 2,525 किलोमीटर। ठीक है, यानी 25-25 किलोमीटर। फिर इसके पश्चात गोदावरी की कुल लंबाई है लगभग 1465 किलोमीटर। ठीक, अब हमसे प्रश्न ये पूछा गया है कि भैया इन चारों नदियों को घटते क्रम में जमाओ। मेरे साथियों, हमने किलोमीटर लिखकर इनको ऑलरेडी ही घटते क्रम में जमा दिया है, यानी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, जिसकी लंबाई है 3,610 किलोमीटर। फिर उसके पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी है 2,900 किलोमीटर। फिर उसके पश्चात आपके गंगा नदी है 2,525 किलोमीटर। फिर उसके पश्चात आपके 1,465 किलोमीटर आपके गोदावरी नदी की। ठीक है साथियों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपके तिब्बत से है, ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल तिब्बत में है। वहीं गंगा नदी की अगर अपन बात करें तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है यह भारत के उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में है। गोदावरी की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक पहाड़ियों से है। सिंधु नदी अपना जल आपके अरब सागर में गिराती पाकिस्तान में। ब्रह्मपुत्र नदी आपका बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में जाके गिराती है। गंगा नदी भी अपना जल ब्रह्मपुत्र से मिलकर बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में गिराती है। गोदावरी नदी आपके भारत में बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। ठीक है, तो इस अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ए वाला होगा, यानी 1 2 3 4 का सीक्वेंस बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे साथियों, अब चलें हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 119 पर, भारत में सबसे पहले गहरे पानी से गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ था? यानी ये कहा यह जा रहा है साथियों कि हमें कुछ 4 ब्लॉक दिए हुए हैं पानी के। ठीक है,
और इन पानी के ब्लॉकों में से, जमीन में से, पानी के ब्लॉक यानी जमीन में से आपके प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो वह पहला कौन सा ब्लॉक था जहां से आपके प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया? ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी D6, यानी इस ब्लॉक का नाम क्या रखा गया है? कृष्णा गोदावरी D6। फिर कहा गया है महानदी डीप वाटर ब्लॉक NEC DWN 2001/2। सी वाला ऑप्शन है SB11। डी वाला ऑप्शन है KG DWN 2005/2। अब इन चारों ब्लॉक में से वह कौन सा ब्लॉक है जहां से पहली बार प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू हुआ? तो मेरे साथियों वह ब्लॉक है कृष्णा गोदावरी D6। मेरे साथियों इसका उत्पादन वर्ष 2009 से शुरू हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री जो है, रिलायंस कंपनी जो है, रिलायंस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है, इस बेसिन से आपका D6 ब्लॉक से आपके प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। किसने शुरू किया? तो रिलायंस कंपनी ने किया। वर्ष 2009 में कृष्णा और गोदावरी के बेसिन में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले और उसको नाम दिया गया कृष्णा गोदावरी D6 ब्लॉक। ठीक मेरे साथियों, चले जी अब चलते हैं आज की क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि भारत के किन दो राज्यों में थोरियम की पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? थोरियम के बारे में हम चर्चा पिछली क्लास में भी कर चुके थे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक राज्य और कौन सा है उस राज्य के साथ। तो आप सबको पता है कि केरल में तो आपके थोरियम की मात्रा पर्याप्त रूप में है। अब केरल के अलावा किस राज्य में भी आपके थोरियम की मात्रा है? तो केरल के साथ सभी राज्य दिए हुए हैं। ए वाला ऑप्शन केरल व आंध्र प्रदेश, बी वाला ऑप्शन केरल व तमिलनाडु, सी वाला ऑप्शन केरल व राजस्थान और डी वाला ऑप्शन केरल व उड़ीसा। तो मेरे साथियों आप बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या भारत में दो राज्य यानी केरल व आंध्र प्रदेश थोरियम का उत्पादन करेंगे, या केरल व तमिलनाडु करेंगे, केरल व राजस्थान करेंगे, या केरल व ओडिशा करेंगे? ठीक है, तो मेरे साथियों आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। उस उत्तर देने से पहले मैं आप लोगों को, आप इतने में उत्तर दो, इतने में आप लोगों को ये बता दूं कि आज शाम 8 बजे से, जिन लोगों को नहीं पता है, आज शाम 8 बजे से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास शुरू कर रहे हैं, वो भी MCQs के माध्यम से, यानी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको विस्तृत रूप से पढ़ाई करेंगे ताकि हमारे इकोनॉमी का सब्जेक्ट भी पूरा हो जाए। और हमने इसको ऐसे तैयार किया है ताकि आपकी सारी परीक्षाएं कवर हो जाए। इसलिए आप ज़रूर शाम के 8 बजे वाली क्लास लीजिएगा, ऑनलाइन आ जाइएगा। ठीक है मेरे साथियों, तो अब इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर केरल व राजस्थान है। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 120 का सही उत्तर हो गया सी वाला केरल व राजस्थान। चले मेरे मित्रों, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने आज की क्लास में 20 और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली है और इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज के तहत हमने 120 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली है। तो साथियों अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई है और आपकी एग्जाम में तैयारी अच्छी हुई है या तैयारी में थोड़ी सी मदद मिली है तो आप इस क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथी जो नए हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप लोगों के पास हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे। वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मेरे साथियों आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात करेंगे हम आज शाम रात 8 बजे भारत की अर्थव्यवस्था की क्लास पर। तो साथियों आज के लिए यानी अभी के लिए इतना ही। अब मुलाकात करेंगे हम शाम को रात को 8 बजे। इतने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।